हेलो एवरीवन। देखो, अगर हम देखें हर एक बोल सकते हो कि हर एक चैप्टर में बहुत सारे पैराग्राफ हैं और हर पैराग्राफ से हर साल बोल सकते हो कि क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब आपको मैं हर एक पैराग्राफ में कब या बेसिकली उसमें से क्या क्वेश्चन बनने वाला है या आ चुका है मैं वो बताऊँगा। ठीक है, तो देखो इस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले कुछ सालों में और पूछने का तरीका बताऊँगा कैसे पूछते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये टॉपिक ये है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जब आप सेल के बारे में पढ़ोगे तो सेल के अंदर के जो सिस्टम होते हैं उसमें कुछ ऐसे सेल के कंपोनेंट हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनका कुछ ऐसा काम होता है जो कि वो साथ मिलके ही कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको कहा गया है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो देखा है while each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an, उसे कंसिडर करते हैं टुगेदर, उन्हें बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। मतलब ये होते तो अलग अलग है, इनकी शेप अलग होती है, इनका फंक्शन अलग होता है, पर ये सारे मिलके इकट्ठा काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, इसलिए इन्हें कहा गया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे आया हुआ है वो बताता हूँ। देखो पहले तो आप ये देख लो, हाँ तो देखो लिखा हुआ है द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, उसमें आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। सिर्फ यही वो मतलब सेल के कंपोनेंट हैं जिन्हों हम एंडो मेम्ब्रेन कहते हैं। सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोक्सोसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट। तो पता कैसे देंगे, आपको ये सारे नाम दे देंगे, आपसे पूछेंगे बताओ इनमें से कौन कौन से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। ठीक है, या इससे वैसे आया भी क्वेश्चन, इससे बोल सकते हो कि इन 3 लाइनों से क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन कौन से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। तो ध्यान रखना, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में मैं लिख दे रहा हूँ GERL, ऐसे आप याद रख सकते हो। GERL में गोल्गी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है और लाइसोसोम आता है और लास्ट में वैक्यूल। ठीक है, तो ये वो हैं जो कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है तो देखो, तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी ऑफ यूकैरियोट सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ अ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलने का मतलब ये है कि जब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडीज़ मतलब आपको मिला है तब से हम यूकैरियोट की सेल्स की स्टडी करना स्टार्ट करते थे और हमें कुछ नेटवर्क ट्यूब लाइक टाइनी नेटवर्क मिल रहे हैं जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बोल रहा है हेंस ER डिवाइडेड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, लुमिनल इनसाइड एंड एक्स्ट्रालुमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। तो बोलना चाह रहा है कि ER को डिवाइड कर रखा है 2 कंपोनेंट में, एक तो है लुमिनल जिसको इनसाइड ER मतलब इनसाइड की मतलब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की बात हो रही है, और एक्स्ट्रा लुमिनल का मतलब जो कंपोनेंट्स बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में, उन्हें एक्स्ट्रा कहा गया है। ठीक है, अब बताया गया कि देखो अगर आप इसे गौर से देखोगे इसको तो ना आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ है जो गोल गोल सी लगी हुई है। जैसे कि देखोगे, ये देखोगे यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ गोल गोल सा लगा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं राइबोसोम है। ठीक है, और अगर आप ये भी ध्यान से देखोगे कि इतने से पार्ट में आपको ये अटैच दिखाई देगा, पर अगर मैं नीचे की बात करूं तो आपको नीचे नहीं दिखाई देगा। तो जहाँ जहाँ ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो पार्ट जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उन्हें रफ लगता है, और जहाँ पे नहीं होता वो स्मूथ लगता है। अब ये राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम देखो जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। ठीक है, फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो लिपिड में सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो देखो लिखा हुआ है ER ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। अगर मैं ER की बात करूं तो उसके आउटर सरफेस पे आपको राइबोसोम अटैच दिखाई देगा। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट है उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ भी आपको स्मूथ लगता है और जहाँ नहीं वो रफ लगता है, सॉरी जहाँ भी होता है वो रफ लगेगा और जहाँ नहीं होता वो स्मूथ लगेगा। ठीक है,
ये तो नॉर्मल सी बात है। अब देखो लिखा हुआ है कि जो RER होता है फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन दी सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो RER होता है वो फ्रिक्वेंटली आपको कहाँ दिखता है, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो, ठीक है ना। दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। अब बोलना चाह रहा है कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस से कॉन्टैक्ट में होता है। अभी कॉन्टैक्ट में क्यों होता है वो समझेंगे। रीज़न ये है कि भाई जो भी कुछ प्रोटीन या कुछ आने जाने का काम होता है ना वो उनके आपस में होता है, ठीक है, इसलिए उनका अटैच होना जरूरी है। फिर बात आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल सेल, लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन और सिंथेसिस इन SER, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मेन काम लिपिड को सिंथेसाइज करना है, एंड एनिमल के अंदर लिपिड लाइक जो स्टेरॉइड बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, वो ये सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गोल्गी एपरेटस के बारे में। इसका डायग्राम देख लो आप। आपको डायग्राम कैसे दिख रहा है? अगर आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक डायग्राम देखोगे तो आपको इनकी शेप में थोड़ा बहुत दिखेगा। जैसे कि ये आपका बोल सकते हो कैसा है, थोड़ा गोल सा शेप है। फिर ये देखो कुछ ऐसे करके शेप है। फिर आगे जाके देखो ये ऐसा सा हो गया, ठीक है। तो इनकी शेप में आपको जो भी थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा मैं बताऊंगा। अलग अलग शेप होते हैं, इनका काम भी कुछ अलग टाइप का ही होता है। इन्हें सिस्टर्न कहते हैं। जो ये लाइन से है ना, इन सबको सिस्टर्न कहते हैं। अब देखो कैमिलो गोल्गी ने इसे ऑब्जर्व किया था तो ये उन्हीं के नाम पर रखा गया गोल्गी एपरेटस, ठीक है। तो कैमिलो गोल्गी ने 1898 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था डेंसली स्टेन रेटिकुलम स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। तो बोलना चाह रहा है कि उन्होंने कोई स्टेन डाल के उन्हें कोई रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिखा न्यूक्लियस के आसपास। दीज वर लेटर नेम गोल्गी बॉडी, उन्हें बाद में गोल्गी बॉडी नाम दिया गया। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिश शेप्स और सिस्टर्न ऑफ, ये साइज बता रहा है सिस्टर्न का क्या होता है जो बताया नहीं वाला, ये जो होता है इसका साइज बताया गया है। दीज आर स्टॉक पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब क्या है कि एक ऐसे है, एक ऐसे एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्न आर प्रेजेंट इन अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ सिस्टर्न प्रेजेंट होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। द गोल्गी सिस्टर्न आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस, कॉन्केव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। बोलना चाह रहा है कि ये जो शेप होती है ना, इसके एक पार्ट को हमने सिस कहा गया, दूसरे को हमने ट्रांस कहा गया। सिस वाले को कॉन्वेक्स कहा गया है और ट्रांस वाले को कॉन्केव कहा गया है। सिस फेज और ट्रांस फेज होता है। सिस फेज को उसको फॉर्मिंग फेज कहते हैं और ट्रांस को मैच्योरिंग फेज कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं समझाता हूँ ये सिस और ट्रांस का क्या चक्कर है। देखो अगर मैं हाँ यहाँ पे बना देते हैं, आपको ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, है ना। तो ये वाला पार्ट है ना, ये इस साइड वाला और ये साइड वाला, इस साइड वाले को बोलते हैं ये सिस फेज है और इस वाले को हम बोलते हैं वो ट्रांस फेज है, ठीक है ना। तो देखो लिखा सिस एंड ट्रांस फेज ऑफ ऑर्गेनल आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, होते हैं अलग है बिल्कुल एक दूसरे पर, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। द गोल्गी एपेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। देखो इनका मेन काम क्या होता है गोल्गी एपेटस का, इनका मेन काम ये है कि वो चीज़ों को पैक करते हैं एंड डिलीवर करते हैं आइडर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। मतलब इनका मेन काम होता है पैकेजिंग का। पैकेजिंग का मतलब ये है कि देखो भाई इनका कनेक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है। तो जो भी ये चीज़ें बनाता है वो इनके पास आती हैं और इनका काम होता है कि ये उन्हें पैक करे और पैक करके जिन जिन सेल के कंपोनेंट को चाहिए, चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे सेल के बाहर हो, उनके वहाँ भेज देता है। फिर मेटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम ER फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्गी एपेटस एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज। तो बोलना ये चाह रहा है कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे कनेक्टेड होता है और जो भी वो मटेरियल पैक करता है वेसिकल ER से पहली बार तो फ्यूज़ होता है। कौन सा पार्ट फ्यूज़ होता है, सिस फेज फ्यूज़ होता है। सिस फेज के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ देता है और वो गोल्गी एपेटस सिस फेज से लेने के बाद वो अपने मैच्योरिंग फेज पे भेजता है और बाद में उसे अपना भेज देता है जहाँ भेजना होगा। वाई द गोल्गी एपेटस मेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूछ रहा है क्यों वो हमेशा गोल्गी एपेटस के मतलब गोल्गी एपेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज एसोसिएशन में रहता है। इसका रीज़न ये है कि भाई जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा अगर वो उसके कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो गोल्गी एपेटस के पास पहुंचेगा नहीं। अगर उसके पास पहुंचेगा नहीं तो वो चीज़ों को पैक करके कहीं भेजेगा नहीं। अगर वो भेजेगा नहीं तो सेल का जो सिस्टम वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। इन नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टम ऑफ गोल्गी एपेटस बिफोर दे रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेज। सिस फेज से तो लिया गया और ट्रांस फेज से उसे मैच्योर करके भेज दिया जाता है जहाँ भेजना है, ठीक है।
फिर फाइनली लिखा हुआ है कि गोल्गी एपिटस द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने की। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम बहुत इजी सा बता रखा है, इसमें कुछ खास नहीं बता रखा। देखो इसमें लिखा हुआ है कि दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेसिकली फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपेटस। ये जो लाइसोसोम के अंदर जो कंटेंट बनता है ना, वो लाइसोसोम के अंदर जो कंटेंट है वो गोल्गी एपेटस ही बनाता है। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव टू बी फाउंड वेरी रिच इन ऑलमोस्ट टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, लाइपेज होते हैं, प्रोटीएज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड सॉरी। तो देखो मैं सिंपल बता दूं, ये कुछ ऐसा मान लो बैग जैसा है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम भी कैसे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है, चीज़ों को तोड़ने में जो हेल्प करता है। और किन को तोड़ सकता है, लाइपेज का मतलब लिपिड को तोड़ सकता है, प्रोटीएज का मतलब प्रोटीन को तोड़ सकता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकता है। और ये एक्टिव कब होता है, एसिडिक पीएच पे। एसिडिक पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच थोड़ा हाई होता है। एंड ये कैपेबल है किसी भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में। डाइजेस्ट का मतलब तोड़ सकता है, उसे कंप्लीटली तोड़ सकता है। ठीक है, तो याद रहे लाइसोसोम का काम क्या है, वो कैसा होता है, वो कब एक्टिव होता है। ठीक है, तो अब तक जो हमने पढ़ा, अगर मैं इसमें से बोलूँ कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ भाई, गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो यही है, ये आर्यर का क्या काम होता है, आर्यर पे क्या प्रेजेंट होता है, क्या काम होता है, स्मूथ वाले का क्या काम होता है, वो क्या बनाता है। ये आपसे पूछ सकता है कि स्टेरॉइड हार्मोन आर सिंथेसाइज इन, कहाँ सिंथेसाइज होता है स्टेरॉइड लाइक हार्मोन इन एनिमल सेल, तो आप बोलोगे स्मूथ में। और फिर अगर बात करें गोल्गी एपेटस की, तो गोल्गी एपेटस से जो इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है, सिस फेस को क्या बोलते हैं या ट्रांसफेस को क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं। मतलब ये तीनों कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग, ये पता होना चाहिए, मतलब सेम ही है। अगर आपसे बोलता है कि कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, तो बोलो सिस फेज या फॉर्मिंग फेज। अगर मैं बोलूँ कॉन्केव का मतलब क्या है, तो ट्रांस और मैच्योरिंग फेज। ठीक है, और फिर उसके बाद ये इनका काम क्या होता है गोल्गी एपेटस का, ये चीज़ों को अंदर सेल के अंदर भेज सकते हैं और सेल के बाहर भेज सकते हैं। और ये क्यों उनके बिल्कुल पास अटैच रहते हैं। ठीक है, और गोल्गी एपेटस क्या क्या बनाते हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। फिर ये लाइसोसोम में तो कोई मैंने बताई दिया क्या क्या आ सकता है। अब देखो लास्ट रह गया वैक्यूल। ठीक है, तो वैक्यूल इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल जो होता है वो आपके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जनरली आपको प्लांट सेल में मिलेगा ज़्यादा। इट कंटेन्स वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें स्टोर करता है जो सेल के लिए काम की नहीं है, बोलना चाह रहा है। द वैक्यूल इज़ बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जैसे कि मान लो आपका कोई भी चीज़ है, तो उसमें कोई चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो उस पर कोई कवरिंग तो होगी ना, तो उसी तरह से वैक्यूल को जो कवर करके रखता है उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। बोल सकते हो कि प्लांट में जैसे मान लो ये सेल है, तो उसका 90% जो पार्ट होता है, ये मानो 90% पार्ट वो कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, आपका वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसका लिखा हुआ है इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेड इनटू द वैक्यूल। बोलना चाह रहा है कि उनमें जो टोनोप्लास्ट होता है उसका काम होता है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, आयंस को एंड बहुत सारे मटेरियल्स को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। हैंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ बताया गया कुछ वैक्यूल के नाम, एक होता है फूड वैक्यूल, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो बता रखा कि अमीबा में प्रेजेंट है, और जो फूड वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटिस्ट के अंदर। ठीक है, ओके। बाकी ये हमने पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, कौन कौन से पार्ट आते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ना था, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना था, गोल्गी एपेटस पढ़ना था, फिर हमने लाइसोसोम पढ़ना था, फिर वैक्यूल पढ़ना था। ये सारे किस में आते हैं, आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। ठीक है, तो ओके।